हाय गाइस। तो आज सभी आईटी सर्विसेज के जो मेजर कंपनीज हैं लार्ज कैप में हैं, तो उन सब के रिजल्ट्स आ चुके हैं। टीसीएस हो गई, एचसीएल हो गया, इन्फोसिस हो गई या विप्रो हो गया। तो मार्केट ने ऑलरेडी टीसीएस, एचसीएल और इन्फोसिस के रिजल्ट्स पे तो रिएक्ट कर दिया है। लेकिन जो विप्रो का रिजल्ट है वो कल ही आया है और आज मार्केट बंद है, कल भी मार्केट बंद रहेगा, सैटरडे संडे। और मंडे को विप्रो के रिजल्ट्स पे रिएक्ट करेंगे। तो इस वीडियो में मैं विप्रो का रिजल्ट तो डिस्कस करूंगा ही साथ उसको एचसीएल, इन्फोसिस और टीसीएस के साथ भी कंपेयर करूंगा, इस ताकि आपको आइडिया लगे कि जो अपना आईटी सर्विसेज का पैक है, जो चार कंपनीज हैं, उनमें से कौन कैसा कर रहा है, किसका गाइडेंस कैसा आ रहा है, किसके एट्रिशन, इन सब पैरामीटर्स पे चारों कंपनीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और फिर देखेंगे कि विप्रो में मंडे के लिए क्या करना है, बिकॉज एट प्रेजेंट अगर हम एडीआर प्राइसेस चेक करें, एडीआर प्राइसेस सिंपली क्या होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। अगर आपको लेमन टर्म्स में समझना है तो इन सपोज विप्रो का एडीआर प्राइसेस की हम बात करें, अभी 11% डाउन है, विच मीन्स मोर और लेस विप्रो आपका यूएसए में ट्रेड कर रहा है, अमेरिका में ट्रेड कर रहा है, बिकॉज वहाँ पे वो नैस्डैक में लिस्टेड नहीं है, डाउ जोन्स में लिस्टेड नहीं है। तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली आपको एक आइडिया लगता है एडीआर प्राइसेस देख के कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो विप्रो कैसा रिएक्ट करेगा। और अभी 11-12% डाउन है। तो विप्रो का ऑब्वियसली बहुत बेकार रिजल्ट आया है, तो उसको भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें विप्रो की, तो -3.8 वाई डिक्लाइन आया। और रिजल्ट्स को डिस्कस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है आईटी सर्विसेज में, मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ, कि इसको हम वाई पैरामीटर से जज करते हैं, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बिकॉज कुछ क्वार्टर सीजनली स्ट्रांग होते हैं और कुछ सीजनली वीक होते हैं। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर करने में ये प्रॉब्लम आता है कि जब हम किसी वीक क्वार्टर को स्ट्रॉन्ग क्वार्टर से करेंगे तो एक मिसलीडिंग रिजल्ट मिलता है हमें, और किसी स्ट्रॉन्ग को वीक क्वार्टर से करेंगे कंपेयर, तो तभी भी मिसलीडिंग रिजल्ट मिलता है। इसीलिए वाई वाई कंपेरिजन ज़्यादा सही होता है, क्योंकि इस Q1 ऑफ FY25, जो ये क्वार्टर अभी गया, वो सिमिलर रहा होगा Q1 ऑफ FY24, तो कंपैरिजन करना ठीक रहता है। तो लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर से बात करें तो विप्रो का 3.8% का रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, जो टॉप लाइन डिक्लाइन कहते हैं। इन कंपैरिजन अगर हम टीसीएस का देखें तो 5.6% से इंक्रीज हुआ था, और एचसीएल का 6.7% से इंक्रीज हुआ था, इन्फोसिस का 3.6% से इंक्रीज हुआ था। तो जो बाकी की तीन कंपनियां हैं अपार्ट फ्रॉम विप्रो, सबने रेवेन्यू का ग्रोथ किया है। इस विप्रो ने रेवेन्यू में डिक्लाइन किया है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है पैट, विच इज योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी विप्रो ने यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है 4.6% की, लेकिन ये पॉजिटिव ग्रोथ बहुत कम है जब हम कंपेयर करेंगे बाकी तीन कंपनियों को, क्योंकि एचसीएल का तो आई थिंक 20% प्रॉफिट का जंप आया था, नेट प्रॉफिट का। टीसीएस का भी 9 पॉइंट समथिंग का 9% का जंप था, और इन्फोसिस का 7 पॉइंट समथिंग का जंप था। तो 4.6 जंप रेवेन्यू पैट में आया है विप्रो का। ठीक है, लेकिन अगर चारों को कंपेयर करें तो विप्रो का सबसे कम है। ठीक है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करते हैं। मार्जिन आईटी सर्विसेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये कंपनीज का ना मार्जिन ही बहुत मेन मेजर सेगमेंट, मेजर रेवेन्यू से जब आप पैट की तरफ आते हैं, बिकॉज रेवेन्यू टॉप लाइन हो गया, पैट बॉटम लाइन हो गया, तो जितना ज्यादा आपका मार्जिन होता है ना, तो उतना आपका रेवेन्यू से प्रॉफिट ट्रिकल डाउन होके पैट में आता है, वो सम पैट में आता है। तो अगर हम विप्रो की बात करें तो सबसे कम ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम करती है, आई थिंक 16.5% का इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है। इसको हम अगर कंपेयर करें टीसीएस से, टीसीएस का 24.1% का ऑपरेटिंग मार्जिन था। तो आप देख रहे हैं कम 8% का डिफरेंस है। इसीलिए टीसीएस को थोड़ा ज्यादा पीई मिलता है, उसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो थोड़ा ज्यादा ही होता है विप्रो से भी। एचसीएल का भी 16 पॉइंट अगर देखें 17.1 था एचसीएल का, विप्रो से बहुत ज्यादा नहीं है, बट स्टिल विप्रो से ज्यादा तो है। और अब इन्फोसिस की बात करें तो 21.1% का, और गाइडेंस भी हम देखें तो विप्रो का सेम सिमिलर गाइडेंस है। विप्रो तो अपना ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही है उसको। और एचसीएल का अगर हम बात करें, उसका भी सेम 18% के गाइडेंस उसका दे रहे हैं वो ऑपरेटिंग मार्जिन में। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस कह रहा है कि हमारा वही 22 to 24% हम आगे गाइड कर रहे हैं, इतना हमारा ऑपरेटिंग मार्जिन रहेगा। करंटली इन्फोसिस का 21.1 है, और 26 to 27% टीसीएस कह रहा है हमारा आगे जाके मार्जिन रहेगा। ये हम गाइडेंस, एक गाइडेंस का रेंज दे रहे हैं आपको।
अभी करंटली टीसीएस का 24.1 है, तो इसमें भी थर्ड जो पैरामीटर है, इसमें भी विप्रो का सबसे बेकार परफॉर्मेंस है। अब हम बात करते हैं एट्रिशन की। अब एट्रिशन की बात आप यूजुअली बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी इंडस्ट्रीज में आप सब में एट्रिशन की बात नहीं करते हैं, तो क्यों आईटी सर्विसेज में करते हैं? तो एज आई सेड, आईटी सर्विसेज का ना केपेक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ये कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए इनका मार्जिन बहुत हाई होता है, जैसे ऑपरेटिंग मार्जिन मैंने आपको बताया। और इनका मेजर जो कॉस्ट होता है वो एम्प्लॉय कॉस्ट होता है। और एट्रिशन अगर आपका बढ़ता है, एट्रिशन इज बेसिकली द रेट एट विच योर एम्प्लॉयज आर लीविंग योर कंपनी। तो जितना ज़्यादा एम्प्लॉयज कंपनी लीव करेंगे, उतना इनको हायरिंग करना पड़ेगा। और 3 महीने स्टार्टिंग में जब कोई फ्रेशर को हायर करते हैं, तो उसको ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और वो इतनी वैल्यू जनरेट भी नहीं कर पाता है। कोई फ्रेशर स्टार्टिंग के 3 महीने में क्या ही काम करता है। उसको तो कंपनी उस पर पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है, उसको सिखाती है। 3-4 महीने में जब वो जाके सीखता है काम कंपनी का, तब वो थोड़ी वैल्यू जनरेट करना शुरू करता है। तो एट्रिशन जब जब ज़्यादा होता है, तब तब इन आईटी सर्विसेज कंपनी को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है ऑन द कॉस्ट फ्रंट, और इससे मार्जिन इनका इम्पैक्ट होता है। एट्रिशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम एट्रिशन की बात करें, तो अगेन विप्रो का सबसे ज़्यादा एट्रिशन है। एचसीएल और इन्फोसिस का हम एट्रिशन देखेंगे, तो इट वाज टीसीएस और इन्फी का एट्रिशन रेट था 12.1%, एचसीएल का था 12.8%, और विप्रो का है 14.1%। तो अगेन आप देखेंगे कि कहाँ तो बाकी तीन कंपनीज का 12.1 और 12.8 था, और इसका 14.1 है, और आई थिंक लास्ट क्वार्टर में 14.2 था। तो अगेन फोर्थ पैरामीटर जो हमने एट्रिशन चेक किया, उसमें भी विप्रो का बेकार ही रिजल्ट है। आई डोंट नो व्हाई। विप्रो का आप देखेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि विप्रो इज अवेलेबल एट अ चीपर वैल्यूएशन। तो उसका रीजन है बिकॉज विप्रो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीप ही मिलेगा आपको। इस मार्केट में करंटली वी आर इन अ बुल मार्केट, यहाँ पे कोई कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, तो उसकी ऑलरेडी पी रेट री रेटिंग हो जाती है, और ज्यादा पी उसे मिल जाता है। विप्रो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, और वो चीप है, वो चीप ही रहने वाला है जब तक वो परफॉर्म नहीं करेगा। अब फोर्थ पैरामीटर की मैंने सोचा था इसमें टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को भी सारे चारों कंपनीज को कंपेयर करूं टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू से भी, लेकिन मुझे लगा कि वो ठीक पैरामीटर नहीं होगा चारों को कंपेयर करने का, बिकॉज चारों कंपनीज का साइज बहुत डिफरेंट है। टीसीएस बहुत बड़ा साइज है, फिर उसके बाद इन्फोसिस, फिर एचसीएल, फिर विप्रो का साइज है। और मैं टीसीवी का देखूंगा, तो टीसीवी इस क्वार्टर में टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टीसीएस का 8.3 बिलियन था, और विप्रो का देखूं 3.3 बिलियन है। लेकिन इट वुड नॉट बी अ करेक्ट पैरामीटर टू जज दीज कंपनीज फ्रॉम। तो टीसीवी को मैं रहने देता हूँ, बिकॉज साइजेस इतना डिफरेंट है, तो आपका ऑब्वियसली जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो भी आपका डिफरेंट ही आएगा। तो उस पैरामीटर पे मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है गाइडेंस की। तो गाइडेंस, एक टीसीएस तो अपना गाइडेंस नहीं देता है, और इस बार ही जब कॉन कॉल हुई थी और मैनेजमेंट से बात हुई थी, तो किसी इन्वेस्टर ने बोला भी था, किसी एनालिस्ट ने, कि आप गाइडेंस देना शुरू कीजिए, आप इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। और मैनेजमेंट ने कहा है कि हम देखेंगे। मैनेजमेंट का ये कहना है कि हम जब गाइडेंस देते हैं, तो हमारा सारा फोकस हो जाता है उस गाइडेंस को मीट करने में, और फिर हमारा स्ट्रैटेजी वाइज थोड़ा इधर उधर, हम इधर उधर चले जाते हैं, डाइवर्स, हमारा थोड़ा पाथ डाइवर्सिफाई हो जाता है, हम उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, जो हमारे हमने अपना काम करना है। तो देखते हैं आगे से जाके टीसीएस अगर अपना गाइडेंस देगा या नहीं देगा, वो तो बात की बात है। लेकिन अगर हम एचसीएल की गाइडेंस की बात करें, तो एचसीएल और इन्फोसिस, उनका ये कहना है कि द रेस्ट ऑफ द 3 क्वार्टर्स, क्योंकि एक क्वार्टर FY 2025 का हो गया है, रेस्ट ऑफ द 3 क्वार्टर्स में हम 3 to 5% से आगे ग्रो करेंगे। ठीक है। अब इसको हम कंपेयर करें विप्रो से। अब विप्रो का क्या कहना है? विप्रो कह रही है कि हम -1 to 1% से अपना रेवेन्यू का गाइडेंस दे रहे हैं। इस बाकी जो विप्रो नेक्स्ट क्वार्टर का गाइडेंस देता है, एचसीएल और इन्फोसिस ने बाकी 3 क्वार्टर्स का एक साथ गाइडेंस दिया है फॉर FY 2025, फॉर द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स ऑफ FY 2025। और विप्रो ने बोला है नेक्स्ट क्वार्टर में Q2 ऑफ FY 2025 हम -1 to 1% का रेवेन्यू हम गाइडेंस दे रहे हैं। अब -1 to 1% का रेवेन्यू मतलब जितना उन्होंने इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है, उनको लगता है कि वो मोर और लेस उतना ही रेवेन्यू अगले क्वार्टर में भी जनरेट करेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ कि विप्रो का रिजल्ट तो एक तो डब्बा रिजल्ट आया है, दूसरा
विप्रो का प्रॉब्लम ये है, एक तो चीपली अवेलेबल है, वो इसीलिए अवेलेबल है क्योंकि विप्रो को खुद नहीं लगता है कि जितना उसने इस क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है, वो नेक्स्ट क्वार्टर में इससे बहुत ज़्यादा कुछ करेगा। एटलीस्ट जो बाकी कंपनीज़ हैं, वो 3 टू 5% तो रेवेन्यू गाइडेंस दे रही हैं। तो अब बात आती है कि करना क्या है? अगेन विप्रो का तो बाकी सर्विस आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ तो अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। अब विप्रो का रिज़ल्ट आया तो सारा न्यूज़ फ्लो यही था कि विप्रो ने अच्छा किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट्स हैं, रेवेन्यू अपने एस्टिमेट्स को बीट किया है। अब एस्टिमेट्स को बीट करना, ये एक टर्मिनोलॉजी मुझे इसीलिए पसंद नहीं है। जब हम एस्टिमेट को बीट करना कह रहे हैं, तो उसका मतलब सिंपल-सिंपल सा यही होता है कि हमें कितनी उम्मीद है उस कंपनी से। अब उस कंपनी से, विप्रो से जब उम्मीद ही कम थी, तो वो थोड़ा भी अगर अच्छा करती है तो हम कहते हैं एस्टिमेट बीट हो गया। ऑब्वियसली उसको देयर वर नो होप फॉर द कंपनी टू बिगिन विद। तो अगर वो थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसमें ऐसा सेलिब्रेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगेन एडीआर प्राइसेस आप अभी चेक करेंगे यूएसए में तो 12% से डाउन है। अब मंडे को हमेशा ऐसा नहीं होता कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन तो नहीं मैं कह सकता हूँ कि वहाँ भी अगर एडीआर प्राइसेस यूएसए में डाउन है 12% तो अमेरिका में यहाँ पे भी वो मंडे को खुलेगा तो 12% नीचे खुलेगा। आई डोंट नो क्या होने वाला है नहीं, बट हाँ मोर और लेस अगर आपको एक कैलकुलेटेड बेट लेना है तो आप कह सकते हो कि मंडे को विप्रो टूट सकता है। अगेन मार्केट में कुछ श्योर नहीं है, कुछ श्योरिटी नहीं होती, सर्टेनिटी नहीं होती है, इसीलिए वो स्टॉक मार्केट है। तो अभी के हिसाब से ये लग रहा है कि टूटेगा। अगर आप लोगों के पास विप्रो पड़ा हुआ है तो अगेन मैं डायरेक्ट एडवाइस आपको नहीं दे सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। बट अगर आपकी जगह मैं होता और मैं ऑलरेडी बहुत हैवी लॉसेस में होता तो मैं शायद वेट करता बिकॉज मोर और लेस मुझे ये लगता है कि विप्रो इससे ज़्यादा नीचे कितना ही जाएगा। अब डिमांड एनवायरनमेंट कंपनीज का इम्प्रूव होना होना है आगे जाके, रेट कट्स होने हैं आगे जाके, तो मोर और लेस कंपनीज को अच्छा ही करना चाहिए। जो आईटी कंपनीज हैं इनका मोस्टली जो डार्क फेज था 1 या 2 क्वार्टर्स में निकलने वाला है। तो अगर आपके पास हैवी लॉसेस हैं, अगर मैं इन्वेस्ट करता और मेरे हैवी लॉसेस होते तो शायद मैं अभी इसमें टिका रहता और फिर जब मेरा प्राइस आता और उस हिसाब से मैं देखता कि एग्जिट स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है। लेकिन अगर आपका कम लॉसेस हैं तो फिर आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज रिजल्ट मैंने बता दिया डब्बा रिजल्ट है। विप्रो का कोई खास रिजल्ट नहीं है, रेवेन्यू गाइडेंस भी वो -1 to 1% दे रहे हैं तो इसमें भी कुछ एनकरेजिंग नहीं है। पर्सनली मैं बताऊँ मैंने किसी कंपनी में इन चारों में से किसी में इन्वेस्ट नहीं किया है और जब तक ये कंपनी एटलीस्ट बिकॉज़ ये लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, इनका बेस इतना बड़ा है, इन चारों ने पैसा कमा के दे चुका है, ये मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट कर चुका है, आगे ये वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएँगे। तो जब तक ये कंपनीज़ एटलीस्ट 15-20% से ग्रो ना करें, तब तक मैं इन कंपनीज़ में पोज़ीशन बनाने की सोचूँगा भी नहीं। इसीलिए होता क्या है ना, मुझे पता है कि इन कंपनीज़ का रिज़ल्ट खराब आ रहा है, तब भी मैं इनको ट्रैक करता हूँ। हर क्वार्टर अभी नेक्स्ट क्वार्टर में इन चारों का रिज़ल्ट आएगा, फिर मैं इन चारों का देखूँगा क्या हुआ है। क्योंकि मेरे को अर्ली साइन्स आइडेंटिफ़ाई करने हैं। एक जो कोई भी इक्विटी एनालिस्ट होता है ना, उसको पता है कि अगर ये कंपनीज़ अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है वो कंपनीज़ को ट्रैक करना छोड़ देता है। मैं ट्रैक करूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा ओके ये कंपनीज़ अब 15-20% से ग्रो करने के लिए रेडी हो चुकी हैं। अगर ऐसा होगा आगे जाके व्हिच आई थिंक इज़ अ रेयर पॉसिबिलिटी, तो मैं इसमें पोज़ीशन बनाने की सोचूँगा। वरना इनके रिज़ल्ट्स फ़िलहाल तो बहुत ही बेकार हैं। मतलब इसमें आप पैसा डाल के अगर सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कोई मेरे बहुत डिसेंट रिटर्न्स भी आपको ये दे दे तो मुझे नहीं लगता है। बाकी आप रिसर्च करें और कुछ प्रॉब्लम है इन कंपनीज़ को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। थैंक यू।